नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंप्यूटर के प्रश्न। कंप्यूटर के ये जो प्रश्न हैं, ये सभी पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जितने भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम देखेंगे और उसकी व्याख्या सहित हम उसको देखेंगे। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वीडियो शेयर करना है आप लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि आपको डेली सही से टाइम से आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाए। इसमें क्या है, आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट RO या CA या APS, ये जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आज हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी प्रश्न जो कंप्यूटर के आए हुए हैं पिछले पेपरों में, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और डेली कंप्यूटर के वो प्रश्न जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए हैं देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा OPC का पूर्ण रूप है? तो इसका आपको खुद भी आंसर देना है कमेंट में। तो इसका आप कमेंट में आंसर करिएगा और मुझे बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है। क्वेश्चन लगभग 17 से 18 रहेंगे और कल से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप भी आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितना आपको आता है, कितना आपने अभी तक पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा D नंबर, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। फिर अगला देखते हैं। अगला है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे, कितना आपने स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा B नंबर, सर्वर। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता को पहचान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, जैसे HTTP कुकीज़, जैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह ब्राउज करते हैं तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं ताकि आपको टाइम ना लगे। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, HTTP कुकीज़ वेबसाइट जो ब्राउज करते हैं, ब्राउज़र द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित डाटा का एक छोटा टुकड़ा है जो किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता को पहचान करने के लिए किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप बार बार कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप देखते हैं वो वेबसाइट बहुत जल्दी खुलती है, उसका कुकीज़ बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कुकीज़। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल धन पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा C नंबर। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ताकि आप लोग भी अपना आंसर देख लें। तो इसका आंसर होगा C नंबर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। यह बैंक द्वारा होता है और यह 7 अंकों का एक कोड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो उपयोगकर्ता को खाता संख्या और IFSC कोड का बिना उपयोग किए मोबाइल नंबर का उपयोग करके लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। आप देखते होंगे, आप सीधे मोबाइल नंबर बता देते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये वही चीज़ है, MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। फिर है IMEI। आप लोग देखते होंगे अपने मोबाइल वगैरह में डालते होंगे तो IMEI कोड आ जाता है। इस IMEI में E क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका B नंबर। E का मतलब होता है इक्विपमेंट। इसका पूरा फुल फॉर्म भी जान लीजिए।
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसको जरूर कमेंट करिएगा, मालूम चलेगा आपने कितना तैयारी कर रखा है। और आप इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। तो क्या लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत से स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक पहुंच या सीमित व्यापार। तो इसमें से ई कॉमर्स का लाभ कौन सा नहीं है? तो ये उच्च प्रारंभिक लागत जो है ये इसका लाभ नहीं है। और ई कॉमर्स में स्थान स्वतंत्र रहता है, सुविधाजनक होता है, हर जगह पहुंच जाता है और असीमित व्यापार की संभावना भी रहती है। फिर एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डाटा को गणना करने में। तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर। एक्सेल में इस तरह से आप देखते होंगे कॉलम और रोज बने रहते हैं, इसी में बहुत शॉर्ट में डाटा पूरा व्यवस्थित हो जाता है, डाटा को सॉर्ट भी कर दिया जाता है और संख्यात्मक डाटा की गणना करने में बहुत ही उपयोगी रहता है। फिर अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ता को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है। तो ये आपकी होती है रीड ऑनली मेमोरी, बी नंबर। बी नंबर रीड ऑनली मेमोरी, ये केवल आपको, इसका नाम ही है रीड ऑनली मेमोरी, यानी केवल आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। फिर निम्नलिखित से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? इसका आंसर है, बताइए, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, इनमें से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कैश बिफोर डिलीवरी। जब आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, जैसे अमेजन वगैरह से कुछ भी मंगाते हैं, तो पहले ही आप भुगतान कर देते हैं अपने ATM डेबिट कार्ड से, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन भुगतान। तो इसको क्या बोलते हैं? कैश बिफोर डिलीवरी। और जब पैसे आप घर पे देते हैं तो वो हो जाता है कैश ऑन डिलीवरी। जब आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं तो वो बैंक से बनवाते हैं किसी को देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? स्टार होगा, रिंग होगा, मेस होगा कि बस होगा? तो इसका आंसर होगा स्टार। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अगला देखते हैं। अपना कमेंट जरूर बताइएगा और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले लीजिएगा। और इनको हो सके तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि बैक ईयर में जो प्रश्न आते हैं उनसे भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं प्रश्न। फिर अगला देखिएगा, पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान पृष्ठभूमि छवि दिखावट का उपयोग करने के लिए चुनें। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट पर एक स्लाइड बनाते हैं, फिर आप कॉपी करके दूसरी स्लाइड बनाते हैं, तीसरी स्लाइड बनाते हैं। अब इसमें आपने कुछ डिज़ाइन बना ली, इसमें आपने कोई डिज़ाइन बनाई, अब आपको इन सब में भी अप्लाई करना है, तो किस तरह से करेंगे ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अप्लाई टू ऑल। समझ गए आप बात को? फिर है, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजीबील, लाइन, लेजर। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव प्रिंटर, ठीक। तो ये लेजर जो है ये प्रभाव प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स, डेजीबील, ये जो था ना, पहले आपने देखो टाइपराइटर वगैरह चलते थे तो कागज़ में इफेक्ट कर डालते थे, मतलब कि जोर से दबते थे, उससे से प्रिंट करता था। आपने अगर पुराना टाइपराइटर देखा होगा तो ये जो डॉट मैट्रिक्स है, डेजीबील और लाइन, ये सब उसी पर आधारित है, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन लेजर आपका इम्पैक्ट पर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये प्रश्न में बहुत पूछा जाता है। फिर एक कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG
जैसे आपका JPEG होता है वैसे PNG भी होता है। तो PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG का क्या होता है फुल फॉर्म, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे PDF हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। फिर है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML में एक्स क्या क्या आशय है? तो इसका आपका हो जाएगा C नंबर एक्सटेंसिबल। इसका पूरा फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके वीडियो नहीं बन पाते हैं, लेकिन वहाँ पर PDF या फिर किसी और अन्य माध्यम से आप तक बात पहुँचा दी जाती है। और मान लीजिए कोई नोट्स वगैरह हुए वो भी वहीं पर दे दिए जाते हैं फ्री में। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्द को फिर खाली जगह है में लाया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्द को लाया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में, CMOS बैटरी, प्रोग्राम काउंटर। तो ये आपका हो जाएगा A नंबर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों की कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस, UPS, रोम या RAID? तो इसका आपका सही हो जाएगा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है? सिस्टम का ही भाग है जो कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश का कंटेंट रखता है? तो इसका आपका हो जाएगा A नंबर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश का कंटेंट रखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और ये लगभग 20 प्रश्न थे आज, और 20 से थोड़े कम 17 या 18 प्रश्न रहे होंगे। कल से कोशिश रहेगी कि 20 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएँ, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी होगी। आपको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइए कि आपने कितने सही किए हैं, और आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, और आपको किसी अन्य तरीके से चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करें। बाकी इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।